Good morning, students. Welcome to learning classes, and today we are going to start second part of the chapter 4 structure of an atom. यानी कि हम structures of atom की पहली वीडियो में नंबर्स ऑफ जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे कोई भी पार्टिकल्स कोई भी स्ट्रक्चर्स एटम का कैसा होता है उन्होंने अपने अपने विचार को दिया। कुछ लिमिटेशन भी आए जिसकी वजह से उनकी थ्योरी डिस्कार्डेड हो गई, यानी कि कुछ लिमिटेशन आने की वजह से वो थ्योरी नेगलेक्ट की गई। फिर नए नए साइंटिस्ट आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवर्ड हुई और उसके बाद पता चला कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी एटम के उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और उनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं पूरे टाइम। इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर्स बताया और ये भी बताया कि कितने सेल्स होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, किस उनके क्या आवेश होते हैं, उनके क्या आयंस चार्ज क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताई किस तरह से वो सिचुएटेड होते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरी बताई। उसके बाद अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में उनमें इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ऐसे नहीं कि किसी भी ऑर्बिटल्स में सपोज में पहले ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 25 आ गए, इस तरह से नहीं होता। इसका दो साइंटिस्ट थे बोर एंड बरी, इन्होंने एक सीक्वेंस बताया कि किसी भी एटम के स्ट्रक्चर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं जो भरते हैं वो स्टेप वाइज होते हैं, एक रूल्स में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, एक रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही नहीं कि कहीं भर ऐसे भर जाएंगे, ऐसे नहीं होता। बुगर एंड बरी ने इस चीज को डिस्क्राइब किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स को सेल भी कहते हैं और ये डिफरेंट होते हैं ऑर्बिटल्स जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस ऑर्बिटल्स में जो सेल्स भरती है वो एक रूल फॉलो करती है, डेट इज 2n²। ये एक फॉर्मूला होता है 2n², डेट इज इलेक्ट्रॉन नंबर। इसी तरह हर ऑर्बिट में हर सेल में फिट करेंगे। जैसे पहली हमारी सेल्स k है, अब k की जगह n इज द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। n यानी कि अब n की जगह पर पहला ऑर्बिटल है तो n=1 हो गया। यहीं पर हमारा दूसरा ऑलरेडी l होता है तो n= क्या हो जाता हमारा 2 हो जाता। m हो जाता अगर तो n=3 हो जाता, n=3 हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर हमारा n होता नंबर तो यहाँ पर n=4 हो जाता। अब इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × n² 2, 2 × 2 पे पावर 2 हो जाएगा हमारा 8, 2 × 2 पे पावर 3 यानी कि 18, 2 × 4 पे पावर यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, 2=32, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा हमारा ये सीक्वेंस, यानी कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और N में मैक्सिमम 32 K L M N। ये हमारे चार ऑर्बिट्स होते हैं, सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की इस सीक्वेंस में फीलिंग्स होती है। सेकेंड स्टेप इन्होंने ये बताया कि ये पहले इनर फील करते हैं फिर आउटर फील होता है। ऐसे नहीं कि पहले M भर गया बाद में L भरेगा, ऐसा नहीं होता। ये सीक्वेंस में होंगे, पहले K का ऑर्बिटल फील होगा एंड देन L फिर M फिर N, यानी कि ये स्टेप वाइज होते हैं। पहले इनर ऑर्बिटल्स फील होते हैं एंड देन आउटर ऑर्बिटल्स फील होते हैं, ये किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में। हम समथिंग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कुछ देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस फॉर्मूले पे कैसे फील होते हैं, ठीक है। देखते हैं, सपोज में हमने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज में 10, ये किसका है, नियॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, 10 है। कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा ही है चैप्टर 3 में, 2 और 8, यानी कि इसके दोनों ऑर्बिटल्स K और L
में ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदर किसी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, सपोज वे दिस इज ए स्ट्रक्चर, ये हमारा न्यूट्रॉन और प्लस इसी में प्रोटॉन होता है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा ऑर्बिट हमारा K, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फील हो गए। उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल्स में कितने हो जाएंगे, दूसरे ऑर्बिटल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है। इस तरह से किसी भी जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सीक्वेंस में, स्टेप वाइज स्टेप ये चलते हैं और इस तरह से इनके ऑर्बिटल्स फील होते हैं। जैसे 11 ले लिया हमने सोडियम का, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन K L M में 2 8 1, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन कितना 1, यानी कि एक ऑर्बिटल हमारा और इसी पे हम अगर कर देंगे तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मैक्सिमम तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। और ये जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्टेट अपना कंटेन करना चाहते हैं, यानी कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, इनर्ट होंगे, नोबल गैस की कैटेगरी में आएंगे। जैसे हमारा नियान है, ये क्या है, जिसके आउटर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं, कंप्लीट फील्ड होते हैं, वो इन रिएक्टिव सीरीज में आते हैं, यानी कि वो किसी से न देना है न लेना है, वो रिएक्शन नहीं करना चाहते। वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उनको रिएक्शन कराने के लिए हमें बाहर से कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन एक दूसरे से करते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ एग्जाम्पल, यानी सभी के स्ट्रक्चर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे और हम फिर उसके बाद इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ये प्रैक्टिस करके आराम से हो जाएगा। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और यहाँ पर हमारा होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो जितना इलेक्ट्रॉन्स घटते बढ़ते रहते हैं, ये चेंज होता रहता है, लेकिन जो प्रोटॉन्स है वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बैलेंसी। जब हमें कॉन्फ़िगरेशन करने आ रहा है तो बैलेंसी आराम से निकल जाती है। बैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन के ही बेस्ड पर हम किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी निकालते हैं। जैसे सपोज में हमने ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था तो ये आराम से उसको लूज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, देन ऑल्सो लूज, ये फिर भी उसको लूज कर देगा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, और इसके आउटर मोस्ट में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब ये स्टेबल फील करता है, अपने आप को अस्थाई मानता है। तो इसलिए इसके ऊपर जो बैलेंसी आती है +2 की। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो पॉजिटिव केटायंस बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो एनायंस बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम और भी देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पता है हमें 8 होता है। अगर इसको नहीं भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा 8 ही ऐसे लिखेंगे 2 6, यानी कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने में डिफिकल्टी होगी। अगर इसके सपोज में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको लूज करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लेगा तो इसकी जो बैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, यानी ये अगेन स्टेबल हो जाएगा। इसका एल ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा, और कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से क्या होगा, ये स्टेबल फील करेगा। इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, इसीलिए इसकी वैलेंसी माइनस में शो करेगी, दैट इज अ एनायन, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी देख लेते हैं। अब सपोज में कार्बन हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई देगा या 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा किसी से, ठीक है। तो दोनों डिफिकल्ट है, यानी कि 50
परसेंट का मामला यहाँ पर है 50%, यानी 4 इलेक्ट्रॉन देना दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन लेना ये भी डिफिकल्ट है। तो ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करते हैं और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन जो होता है वो शेयर करता है, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर नहीं दिखाते। जैसे CH4 ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मीथेन का। अब ये कैसे मीथेन बनाता है, सपोज वे C, यानी कि ऑलरेडी हमको पता है हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट। तो ये 4 एटम्स जो होंगे हाइड्रोजन के कंटेन कर लेगा, और जो 4 हाइड्रोजन एटम ये कंटेन कर लेगा तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपने आपस में शेयर कर लेंगे, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, और ये दोनों बॉन्डिंग बना के क्या बना लेंगे, मीथेन। दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स अगर 2, 3 तक है तो इनको लूज करने में या एक्सेप्ट करने में इजी होता है, बट अगर ये 4 या 5 होते हैं तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग का काम करते हैं, दैट इज अ इजी फॉर दैट। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी आराम से निकाल सकते हैं जब हमको ये फॉर्मूला और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करने आएगा। और सबसे मस्त है कॉन्फ़िगरेशन प्लस वैलेंसी के लिए, यू लर्न द एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर प्लस सिंबल याद होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे तो आप इस बेस्ड पर नंबर्स, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अलग अलग ऑर्बिट्स में, ठीक है। K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32, इस तरह से ये सीक्वेंस जो होगा फील होगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन जितने उनके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज द नंबर्स ऑफ उसकी वैलेंसी होगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट इज अ पॉजिटिव, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट इज अ नेगेटिव चार्ज वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम वैलेंसी निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा 2 और फंडामेंट्स पढ़ना हमको, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर होते क्या है। एटॉमिक नंबर हम हमें किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का होता है और ये निगेटिव चार्ज का होता है। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा हीलियम क्या ही ले लो, हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 है, एटॉमिक नंबर भी क्या है इसका 2, ठीक है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन का ले लो, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसी तरह सभी का यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, इसको हम A से डिनोट करते हैं, मास नंबर को A से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नोन एज मास नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना हो तो मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन का नंबर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है हमारा नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम एज होते हैं। तो मैक्सिमम जो आता है वो इसकी मास के बराबर ही आता है, लेकिन हम इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज, जैसे अभी इसके पास हमने देखा कि अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, 10 हो गया, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हुआ, ऑलरेडी चेंज हो गया है ना। तो इस तरह से ये चेंज होते रहते हैं, तो इस तरह से मास नंबर हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से जाननी है। उसके बाद हमें 2 टॉपिक और देखना है कि कुछ स्पेसीज होती हैं जैसे आइसोटोप्स, आइसोबर्ट्स, आइसोटोन्स, ये कुछ स्पेसीज हमारे पीरियोडिक टेबल में है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती हैं, हम उसको देख लेते हैं।
ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम डिफरेंट एटॉमिक स्पेसीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक स्पेसीज आइसोटोप्स, आइसोबर्स एंड आइसोटोन्स होते हैं, जिसको आप सिंपली जानते होंगे कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर विल बी सेम एंड एटॉमिक मास, उसमें न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, यूरेनियम 235 यानी 235, ये कहाँ यूज होता है? यूज फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्यूल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं उसमें ये फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है यूरेनियम 235, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए उनकी फ्यूल के फॉर्म में, ये ईंधन के फॉर्म में यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, उसके बाद हमारा यूरेनियम ही है 238, यानी ये 235 था इसका एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक कितना है? 238। ये ओल्ड रॉक, जो पुरानी चट्टानें होती हैं, एंड एज ऑफ द अर्थ, और जैसे कितनी पुरानी ये जमीन है उस चीज के, उस लाइफ को पता करने के लिए ये यूरेनियम 238 यूज होता है। पहला फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और दूसरा जो होता है वो रॉक्स की और अर्थ की एज को पता करने में यूज होता है। यानी कि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट हमारा 60, कोबाल्ट 60 क्या करता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है कोबाल्ट 60। ये पूछा भी जा सकता है कि कोबाल्ट 60 कहाँ यूज किया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, उसके बाद कार्बन 14, कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं, ये हाफ लाइफ कंसिडर करता है, यानी कि उसको ये जानने में उससे इसकी हेल्प होती है। जैसे एज ऑफ ओल्ड स्पेसिमेंस ऑफ वुड, यानी कि जो लकड़ियां, जो पेड़ होते हैं, जैसे पता चलता, जैसे अक्षयवट में देखा गया तो पता चला कि ये पेड़ बहुत पुराना है, इतने सालों का है। वो कैसे पता चला? कार्बन डेटिंग की वजह से ही पता चला, यानी कि कार्बन 14 से ही पता चला कि ये इतना पुराना रियल में ऐसा है। तो ये उस स्पेसिमेन ऑफ वुड के, या फिर ओल्ड बोन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर जैसे जो हमें फॉसिल्स मिले उनको पता करने में कि ये कितने साल पुराने बोन्स हैं, कितनी पुरानी बोन्स है, कितने साल पहले की बोन्स है, तो ये पता करने में कार्बन, जैसे एक कार्बन आप जानते हैं 12 होता है और दूसरा हमारा 14 है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होने की जो सीरीज होती है, जो स्पेसीज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, मास, यानी कि आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, लेकिन इनकी मास नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा सीरीज हम देखते हैं आइसोबर्स। जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोटोप्स इज नोन एज आइसोबर्स, यानी कि इसमें एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिफरेंट आता है। इसमें प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, यानी कि अभी हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 288, ठीक है, लेकिन अभी 20 का करेंगे तो क्या होगा? 2882, यानी कि दोनों के कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 20। प्रोटॉन का नंबर यहाँ पर 18 है, यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर 20 है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें ये इनके एटॉमिक मास सेम है। 40 इसका भी एटॉमिक मास ऑर्गन का भी है, कैल्शियम का भी 40 है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की क्या है? दिस इज अ न्यूट्रल, ये कैसा है? हमारा इनर्ट गैस है, और ये हमारा कैल्शियम एक मेटल्स के फॉर्म में काम
करता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो आइसोबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। प्रोटॉन के नंबर डिफरेंट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स नंबर डिफरेंट होने की, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। उसके बाद आइसोटोन, इसमें ना तो एटॉमिक मास सेम होता है ना तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, इसीलिए ऐसे सीरीज को, ऐसे स्पेसीज को क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन जैसे ये कार्बन है हमारा, ये ऑक्सीजन है। आप कार्बन में यानी कि 14 - 6 कर देंगे तो भी हमारा 8 आ गया, यानी कि दैट इज अ न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन है। आपको पता ही है कि हम न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर में से हम इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, या फिर हम जो हमारा ये प्रोटॉन को भी माइनस, जो भी हमारा ये नंबर होता है दैट इज द नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो गया। उसके बाद हम अगर 16 में से भी 16 - 8 कर देंगे तो भी हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि दोनों के न्यूट्रॉन्स के नंबर कैसे हैं, सेम है, इसीलिए इसको, इस सीरीज को आइसोटोन्स कहा गया। यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों का नंबर सेम होता है उसको कहते हैं आइसोटोन्स, जिसमें एटॉमिक मास सेम होते हैं दैट इज अ आइसोबर्स, और जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं दैट इज अ आइसोटोप। तो ये हमारा था क्या, एक सीरीज थी जिसमें हम डिफरेंट एटॉमिक स्पेसीज के बारे में जाने कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसीज, कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, डिफरेंट वर्क के लिए यूज होते हैं, जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं लेकिन वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं लेकिन वो भी डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम का। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके क्लास, थैंक यू।